इकोनॉमिक सॉवरेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा कि इसका क्या मतलब है? कि कि सर किस तरह ग्लोबलाइजेशन जो है वो कंट्रीज को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करने में मदद करती है। किस तरह ग्लोबलाइजेशन? सर मतलब इकोनॉमिक गेन्स में हेल्प करती है कि वो ओवरऑल पैसों के लिहाज से या इस तरह। ठीक है, और कोई? तो जैसे ग्लोबलाइजेशन में इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज हो जाती है बहुत, तो इसके कुछ इम्पैक्ट और चैलेंजेस हो सकते हैं ऑन इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल आईएमएफ की एग्जांपल है जैसे फॉर पाकिस्तान, तो जैसे वो एक कंट्री की इंडिपेंडेंस और उसकी जूरिस्प्रूडेंस को जो इम्पैक्ट करती है, तो इस तरह से ये टॉपिक हो सकता है सॉल्व। ठीक है, अभी ये टॉपिक नंबर 2 है, इसको हम जो है ना करते हैं आउटलाइन, एक हेडिंग्स इसकी बनाते हैं। असल टॉपिक जो है ना फिर दूसरे पे चीज पे आते हैं। इकोनॉमिक सोवेरेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन। इसकी अगर मैं एक हेडिंग्स बनाऊं तो इस तरह बन सकती हैं। इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर मैं एक जनरल सी हेडिंग थोड़ी दे दी, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक सोवेरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। एक हेडिंग दे दी हमने जो है ना, दो। अब एक यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टिप दे देता हूँ, टिप। आपके पास ना इस तरह के टॉपिक्स बहुत आते हैं। जैसे आई थिंक आया था, ये आया था आई थिंक ह्यूमन डेवलपमेंट, याद है किसी को? ये अभी 2023-24 में आया था। यस आगे क्या? सर। आगे क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। वेरी गुड। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अब इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना, इनमें आपको एक रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। और मैं थोड़ा बता दूं, इस तरह के टॉपिक्स में फेल्यूर रेशो थोड़ा प्रीवियसली ज्यादा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना लीनियर आउटलाइन बना के आते हैं। अक्सर वो लोग फेल हो जाते हैं जो लीनियर आउटलाइन बना के आते हैं, जैसे हाउ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हमेशा याद रखा करें कि इसमें आपको ना पहले तो लीनियर आउटलाइन से बचना है। लीनियर आउटलाइन तो कहीं भी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। लीनियर आउटलाइन ये होती है कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, सेकंड हेडिंग में बस बता दिया हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, फिर सारी 12-13 सब हेडिंग उस पर लिख दी, फिर कंक्लूजन लिख दिया, या कोई बीच में कोई ऐसी हेडिंग दे दी मेजर जो इतनी इफेक्टिव नहीं है। ये आपको लीनियर आउटलाइन बनानी ही नहीं है। आपको जो है ना थ्रू आउट एक रिलेशनशिप डेवलप करना है बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कि हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एस्टेब्लिशेस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अगर किसी कंट्री में होगी तो ओवरऑल फिर क्या प्रॉस्पेरिटी आएगी। फिर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ और प्रॉस्पेरिटी वर्ड्स वगैरह, जैसे आपने अगर पहले ये लिख दिया कि हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, फिर आप जो है दूसरे में हाउ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी विल अल्टीमेटली मेंटेन द ह्यूमन डेवलपमेंट अलोंग विद द प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना? फिर आप अपनी आगे आउटलाइन बनाते जाएं। अब ये वाला टॉपिक भी ना जिसमें एंड आ जाए, तो फिर आपको रिलेशनशिप बनाना ही बनाना होता है। एंड वाले हम टॉपिक्स करेंगे। अब यहाँ है इकोनॉमिक सोवेरेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन, तो आपको पहले से एक उन्होंने रिलेशनशिप बता दिया है। ठीक है ना? कि भाई आपको बस बताना क्या है, ये उन्होंने रिलेशनशिप आपको डेवलप करके दे दिया है। अगर यहीं पे एक वर्ड चेंज हो जाता ना, अगर यहाँ पे सिर्फ एंड आ जाता, पूरी गेम डिफरेंट हो जाती। ठीक है ना? अगर एंड हो जाता, अभी आपको जैसे वो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली आउटलाइन थी, फिर उस हिसाब से इसके आप रिलेशनशिप्स बनाते रहते हो। अभी उन्होंने आपको एक रिलेशनशिप पहले से दिया हुआ है कि इकोनॉमिक सोवेरेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन। मतलब अब आपको बताना है कि ये किस तरह हो रही है, इसका क्या एक्शन है, किस तरह इसकी फॉर्मेशन है इस ग्लोबलाइजेशन के अंडर में। मतलब ग्लोबलाइजेशन इज द कॉज और
इकोनॉमिक सोवेनिटी इज द इफेक्ट। अब आसान हो गया, सिंपली काज इफेक्ट वाला ऐसे हो गया। ठीक है, अब जो कॉज होता है उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। आपकी आउटलाइन सारी बन गई कि पॉजिटिव्स ऑफ इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन। आपको ये लिख देंगे यहाँ पे 3 से 5 पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अंडर सोवेनिटी आपने लिख दिए कोई 5। फिर आप वेस्ट एलिमिनेट नेगेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन, 5 आपने तरीके बता दिए। कंक्लूजन हो गई आपके आउटलाइन, आसान है ये वाली, समझ आ गई। असल हम दूसरी करेंगे अभी। ये वाली समझ आ गई ना? ठीक हो गया। सिंपल कॉज इफेक्ट था। आपने कॉज बताया, ग्लोबलाइजेशन इज द कॉज, ग्लोबलाइजेशन के अंडर इकोनॉमिक सोवेनिटी किस तरह है। अब टॉपिक पे आते हैं कि इससे हम थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना दें। अगर इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन इज एन इल्यूजन। इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन इज एन इल्यूजन। अब काज भी उसने बताया हुआ है और एग्जैक्ट क्या इफेक्ट है वो भी बताया हुआ है। ठीक है ना, वो ओपन एंडेड था। ये जो था इसमें आपके पास खुला मैदान था, आप अपने हिसाब से जो इफेक्ट्स लिखना चाहते हैं लिखें। यहाँ पे उसने आपको पहले से बता दिया है कि इकोनॉमिक सोवेनिटी ग्लोबलाइजेशन के अंडर में चल ही नहीं सकती, ये इल्यूजन है, ये वहम है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब ये कौन बताएगा कौन सा टाइप है ये वाला ऐसे? आर्गुमेंटेटिव। एग्जैक्टली अब ये हो गया आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। मैं आपको जिसको नहीं पता है तो मैं आपको ना आज रात, क्योंकि 3 दिन कोई लेक्चर नहीं होगा लाइव मेरा, तो मैं आपको आज रात प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें टाइप्स वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, तो वो फिर देख लीजिएगा टाइप्स किस तरह होते हैं, क्या फर्क होता है। वो सारे देख दाख कर फिर आप मुझे मंडे को उनमें से सवाल कर लीजिएगा कि जो आपका सवाल कोई बनता है। अब ये है आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये कुछ फार्मूलाज होते हैं। ये अगर आपको नहीं पता तो आप मंडे तक सब्र कर लें, वो लेक्चर देख लें, फिर आप मुझसे सवाल करिएगा। ठीक है, अभी इस सच समझ आएगा नहीं अभी, बस इस। अच्छा, एक और मैं आपको टिप दे देता हूँ कि इकोनॉमिक सोवेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन इज एन इल्यूजन। ये पढ़कर आपको जो समझ आ रहा है ना, आपको वही लिखना है। आपको इस चक्कर में पढ़ना नहीं है कि either it's an argumentative essay or an expository essay. You just have simply follow the words के पूछ क्या रहा है, और आपको बस उसको क्या उसमें डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है। ये उसने आपको स्टेटमेंट दी, आपको लगता है हाँ वाकई इस तरह है तो आप बस वो लिख कर आएंगे, आपको लगता है नहीं इल्यूजन नहीं है आप वो लिख कर आएंगे, जो आपको लगता है आप वो करके आएंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों में पढ़ेंगे इट्स एन आर्ग्यूमेंटेटिव, वो इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, वो उस तरह होता है, फंस जाएंगे। ठीक है ना। मेरी ये सलाह होगी आप लोगों के लिए कि आपको इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप आ जाएं इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन इज एन इल्यूजन। अब इसकी मैं नोट्स अपने पास ना बनाते जाएं प्लीज। इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट मंडे से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, अभी हम थीसिस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। आ जाते हैं सेकंड हेडिंग पे। अब सेकंड हेडिंग जो है इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन इज एन इल्यूजन, अगर मैं होता तो मैं जो है सेकंड हेडिंग देता
मैं इस स्टेटमेंट से अग्री करता हूँ। ठीक है, मैं कहता कि यस, इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन इज एन इल्यूजन। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन इज एन इल्यूजन। ये मेरे होंगे, अब क्या आर्गुमेंट्स वर्ड मैंने भी लिख दिया। ये मेरी होगी सेकंड हेडिंग, अंडरलाइन करें ना करें आपको मर्जी है। अब ये एक तरीका है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटलाइन से, ओ सॉरी, टॉपिक से जो है ना, आपने वर्ड्स बोरो किए हुए हैं। दूसरा, इसको अब किस तरह लिख सकते हैं वो भी आप देख लें। द पैराडॉक्स ऑफ इकोनॉमिक सोवेनिटी इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, अब ये जो है ना, ऊपर मैंने इसी को थोड़ा वर्ड्स इधर उधर करके रिफ्रेश करके थोड़ा वो सेम ही बात लिखी हुई है। अब दोनों जो सेकंड हेडिंग है, दोनों का मतलब सेम है, वर्ड्स चेंज है। मैं मोस्टली ये प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप दोनों के पास दोनों चॉइसेस हैं, आई प्रेफर दिस वन। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इधर उधर घुमा फिरा के नहीं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो करना चाहें, यू हैव ऑल द राइट्स। दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। अब आते हैं इनके आर्ग्यूमेंट्स पे। 2.1, अब ये मेरा मेन हेडिंग है जिसके मुझे आर्ग्यूमेंट्स देने। ये इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर, अब इकोनॉमिक सोवेनिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इकोनॉमिक सोवेनिटी अगर पता नहीं होगी तो मजा नहीं होगा। कैसे? क्योंकि आपको अगर टॉपिक के एक भी वर्ड में अगर आपको कंफ्यूजन है, फिर मजा नहीं होगा। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स पोलराइजेशन एक टॉपिक आया था, लोग करके आए थे, क्योंकि उसमें जो दूसरा वर्ड था डेमोक्रेसी था। तो लोगों को लगा डेमोक्रेसी तुमने पढ़ी हुई है, बड़ी आसान है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन ठीक से पता नहीं थी लोगों को, फेल हो गए थे काफी लोग। ठीक है ना, तो हमेशा जो भी आप टॉपिक चूज करें उसमें एक एक वर्ड का आपको मतलब बताओ। इकोनॉमिक सोवेरेनिटी ये होती है, जैसे मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो पाकिस्तान जो है पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है। अब पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक सोवेरेनिटी इस ग्लोबलाइजेशन के अंडर इस वर्ल्ड में है या नहीं है। तो मैं अगर थोड़ा रफली सोचूं तो मैं देखूं यार, मैं यहाँ पे जूम यूज कर रहा हूँ, जूम से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। क्या जूम जो है वो पाकिस्तान की है? नहीं। क्या जो जूम है वो क्या पाकिस्तान को कोई टैक्स वैक्स दे रही है? मैं उसको यूज कर रहा हूँ, मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, 10,000 महीने दे रहा हूँ। क्या हो रहा है पाकिस्तान को कोई फायदा? पाकिस्तान के हाथ में कोई है कंट्रोल? इतना मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ ये इतने बच्चे बैठे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान यूज कर रहा है, तो मैंने देखा नहीं यार, ये तो नहीं है। फिर मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे कि यार चैट जीपीटी कितना यूज हो रहा है, ऑफिस में मैं यूज कर रहा हूँ, जहां जा रहा हूँ हर कोई एस्पायरेंट चैट जीपीटी से मुझे ऐसे लिख के भेज रहा है, ये बना के भेज रहा है। क्या ये पाकिस्तान की ऐप है? नहीं। मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, अभी मैंने क्लास से 2 मिनट पहले एक रील रखी है। नहीं। अब ये तो हो गई एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर आ जाए इंस्टीट्यूशंस पे। तो मैं देखूं यार पाकिस्तान जो है कौन से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स का, ये मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है, हिस्सा है। तो मैं देखता हूँ कि भाई, अब देखे ना, मैंने पाकिस्तान कहीं वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक सोवेरेनिटी जो होती है वो ऑब्वियसली किसी कंट्री की ही बात हो रही है, कि कंट्रीज जो है उनकी इकोनॉमिक सोवेरेनिटी इंटेक्ट रहती है या नहीं रहती है अंडर ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने एक दिमाग में पाकिस्तान ले लिया, फिर अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है नहीं नहीं, हर जगह मुझे जवाब आ रहा है नहीं। तो वाकई भाई इकोनॉमिक सोवेरेनिटी जो है ना, वो कोई कंट्रोल है ही नहीं ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में। किसी मुल्क के पास उसका कंट्रोल अपने हाथ में है ही नहीं कि वो इकोनॉमी को अपने हिसाब से मूव कर सके, अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग कर सके। ठीक है, तो अब मैं मतलब दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग में मेरे पास ये आइडियाज आ गए। तो अब मुझे वो सारे आइडियाज अपने
आर्ग्यूमेंट्स में लिखने हैं। तो मैं 2.1 फॉर एग्जाम्पल ये लिखता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन सेंट्रलाइजेस इकोनॉमिक पावर इन इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल IMF, वर्ल्ड बैंक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये मेरी एक हेडिंग हो गई। अच्छा, ये एग्जाम्पल, केस इन पॉइंट, केस स्टडी, ये क्या होते हैं ये भी हम कमिंग वीक में पढ़ेंगे। देने चाहिए नहीं देने चाहिए ये भी मैं आपको क्लियरली, इस पे मैंने एक लेक्चर रखा हुआ है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है। वैसे अगर जनरली बता दूं तो जहां आपके पास कोई अच्छी एग्जाम्पल हो तो दे दें, ना हो तो ना दें। जनरल बड़ी सी एग्जाम्पल हो तो ना दें। ठीक है। सेकंड में लिख रहा हूं, डेट ट्रैप्स रिस्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी चॉइसेस। नीचे लिख दिया, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। ठीक है। MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन्फ्लुएंस टैक्सेशन। ये लिखते जाया करें आप, अभी ना मेरे क्लासेस में आप पेन पेंसिल सब कुछ, ये आर्ग्यूमेंट्स आपको काम आएंगे। ठीक है ना, ये अभी आपके पास समझे, आर्ग्यूमेंट्स की बैंक भी बनती जा रही है। पॉलिसीज, ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंस मेक्स, इसका कौन एग्जांपल बताएगा? ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंस मेक्स नेशनल इकोनॉमीज वल्नरेबल। कौन बताएगा इसका कोई एग्जांपल? नहीं। वेरी गुड आयशा। एनर्जी मार्केट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बड़ा क्रंच हो गया था, देख नहीं रहे थे? एनर्जी मार्केट्स इन्फ्लेशन ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, 2.5 पे आ जाते हैं। डॉलर डोमिनेंस को हम किस तरह बोल सकते हैं? डॉलर डोमिनेंस कंट्रोल द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। अभी मैंने इतने एग्जांपल दिए। टेक मोनोपलीज अंडरमाइन डिजिटल इकोनॉमिक्स हो गए।
मेटा, गूगल, मेज, ठीक है। इस तरह करके मैं कोई इसके मैक्सिमम 8 9, मैक्सिमम 9 मैं इसके सब हेडिंग्स दूंगा। ठीक है, अब देखें कितनी अच्छी हेडिंग्स लग रही हैं। ग्लोबलाइजेशन centralizes economic power in international economic institutions. Debt traps restrict independent economic policy choices. Multinational corporations influence taxation, labor laws, competition policies. Global supply chain dependence makes national economies vulnerable. Dollar dominance controls the financial architecture. देखिए ना, टेक मोनोपलीज अंडरमाइन डिजिटल इकोनॉमिक सोवेनिटी। हर एक हेडिंग किसको हिट कर रही है? मेन टॉपिक को। किस कौन सा टॉपिक है? इकोनॉमिक सोवेरेनिटी, ग्लोबलाइजेशन, इल्यूजन। हर एक हेडिंग बता रही है कि बिल्कुल इकोनॉमिक सोवेरेनिटी नहीं है। डेट ट्रैप में कोई फंस गया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी चॉइसेस उससे चली गई। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस किसी कंट्री की टैक्सेशन, लेबर लॉज, कंपटीशन पॉलिसीज उसको मार देती हैं। ठीक है, जैसे आप देखें अभी वो अपना क्या कहते हैं, पाकिस्तान थोड़ा रेयर एग्जांपल है। पाकिस्तान में ये करीम और ये उबर चल नहीं सके। ठीक है ना, यहाँ पे लोगों ने, पाकिस्तान वालों ने खुद एक चीजें जो इंट्रोड्यूस करा दी, वो ज्यादा चल गई। नहीं तो फूड पांडा आप देख लें, नेटफ्लिक्स अभी इज गोइंग टू बाय HBO मैक्स। इन सारे के ना बड़े इम्पैक्ट होते हैं इन चीजों के। ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंस जो है वो नेशनल इकोनॉमीज को वल्नरेबल बना देती है कि वो अपने हिसाब से रेट्स फिक्स नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, मतलब हाथों में नहीं है ना। सोवेनिटी क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आपके हाथ में। अब इस पूरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड की वजह से अपने हाथों से बातें निकल रही हैं। अपने हाथों से बातें निकल रही हैं तो मतलब आपके हाथों में सोवेनिटी नहीं है। सोवेनिटी आपकी किसी और के हाथों में है, और वो कौन है? वो यही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए, MNCs है, ईमान, MNCs। ठीक है, अब यहां तक आप समझ गए। अब आपके पास सेकंड हेडिंग के बाद दो चॉइसेस हैं कि आप या तो ये दें, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक सोवेनिटी बीइंग इन इल्यूजन अंडर ग्लोबलाइजेशन। या तो आप कॉजेज बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है काउंटर पर्सपेक्टिव का। काउंटर पर्सपेक्टिव का मैं फॉर एग्जाम्पल ये लिख देता हूँ, काउंटर पर्सपेक्टिव में लिखेंगे नहीं वर्ड, मैं ये हेडिंग फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, हाउ एवर देर आर some economic gains under globalization as well। ठीक है, अब कॉजेज दे रहा हूं तो वो तो बड़े आसान होंगे कि मुझे बस लिखने होंगे कि जो है क्यों ये हो रहा है। काउंटर पर्सपेक्टिव होगा तो फिर मुझे थोड़ा वो बताना होगा कि जहां आपके पास कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स हों जिनमें आप ये लिख सकें कि ग्लोबलाइजेशन ने जो है ओवरऑल इकोनॉमिक्स गेन्स भी जो है ना वो दिए, लेकिन फिर भी देखें इकोनॉमिक सोवेनिटी जो है, आपने अगर इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं तो फिर आप इकोनॉमिक सोवेनिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मेरा हमेशा इसमें लोगों से इख्तलाफ रहता है कि भाई काउंटर पर्सपेक्टिव वहां देना थोड़ा सेंस भी बने। ठीक है ना, जहां सेंस बन ही नहीं रहा है, मतलब आपकी जो खुद का पर्सपेक्टिव है, थीसिस स्टेटमेंट है, वो इतनी स्ट्रांग है कि स्पेस ही नहीं बन रहा कि आप कोई इंटरटेन कर सकें काउंटर पर्सपेक्टिव्स को, फिर आप छोड़ दें। जरूरी नहीं है, ये फजूल एक्सरसाइज है, लोगों ने बना दिया है कि ये होना चाहिए होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो मैं होता तो मैं इस वाले ऐसे में
ये ना लिखता, मैं सिंपली कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक्स और बीइंग एन इल्यूजन अंडर ग्लोबलाइजेशन। मैं सिर्फ इसको कोई तीन चार, मैक्सिमम तीन बस सब हेडिंग्स देकर बताता क्या क्या कॉजेस हैं। फिर मैं आ जाता फोर्थ हेडिंग पे, जो एक इम्पोर्टेंट हेडिंग होती, जिसमें मैं बताता कि किस तरीके से जो है अब हम वापस इकोनॉमिक सोवरेनिटी अचीव कर सकते हैं। वेज टू अचीव इकोनॉमिक sovereignty in this globalized world। फिर मैं लिखता, एक में दे देता establishing strong regionalism। फिर एग्जांपल में मैं ओबोर जो एग्जांपल है, सीपेक है, ब्रिक्स है, इनके एग्जांपल दे देता। फिर जो है 4.2 में मैं देता हूँ स्ट्रेटेजिक, नहीं, इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी अमंग कंट्रीज। इसमें आपके पास एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा सा चाइना का, कि उसने किस तरह से हर एक चीज को उसने नहीं दिया है। चाइना हर साल 20 मूवीज को, फॉरेन की 20 मूवीज, देख रहे हैं, ये भी एक अच्छा मूव है कि चाइना हर साल 20 इंटरनेशनल मूवीज को अपने मुल्क में चलाने देता है। ठीक है, फिर वो हर कंट्री वाले लोग कहते हैं कि ये हम रिलीज करना चाहते हैं चाइना में। फिर उसकी सेंसर बोर्ड है, हर चीज है, वो फिर हर साल बस 20 मूवीज देखती है कि ये हम, फिर उनके पास एप्लीकेशन तो बहुत मूवीज की आती होंगी, हजारों में होंगी। फिर वो उनमें फिल्टर करके 20 इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वो 20 रिलीज करते हैं। और वो 20 ऐसी होती हैं जो उनके कल्चर, उनकी ओवरऑल स्टेट जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट ना आ जाए। ठीक है, तो ये क्यों, उनकी तो बहुत बड़ा एजेंडा है, लेकिन इकोनॉमिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें, 20 मूवीज इंटरनेशनल आ रही हैं, बाकी सारी उनकी अपनी मार्केट है, सिनेमाज भरे पड़े हैं उनकी अपनी मूवीज के साथ। तो ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सिर्फ इस आइडिया को देखें तो कितना उनके लिए वेलफेयर वाला मिसाल है। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? इस तरह करके आप कोई जो है 5 दे दें सॉल्यूशंस, फिर आप आ जाएं कंक्लूजन पे। हो गया आपका जो है ये वाला टॉपिक, कि इकोनॉमिक सोवेनिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन इज एन इल्यूजन। किस तरह से इल्यूजन है, हमने सेकंड हेडिंग लिखी, दैट दैट इज योर मेन हेडिंग। फिर आप लोगों ने सब कॉजेस बता दिए, काउंटर पर्सपेक्टिव के फेवर में नहीं हूं मैं, कॉजेस ही आप लिख देंगे क्यों इकोनॉमिक सोवेनिटी इल्यूजन में है। फिर आपने सॉल्यूशंस बता दिए, फिर आपने कंक्लूड कर दिया, बस ये इतनी सी बात थी, और इसमें कुछ था भी नहीं। अगर आप लोग इसमें कुछ रेफरेंसेस डालना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ किताबें बता देता हूँ जो आपको ना थोड़ी बहुत काम आएंगी। अगर इस तरह के टॉपिक आ जाएं जिसमें इकोनॉमिक सोवेनिटी हो, जिसमें ग्लोबलाइजेशन हो, तो कौन सी किताब आप रेफर कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं जो किताब आपको बताऊं भी सही ना, तो इस किताब को कहीं जाके थोड़ा बहुत सर्च कर लीजिएगा कि ये बेसिकली किस बात पे है। तो अगर आप में कॉमन सेंस होगा, क्योंकि आप सारी किताब पढ़ तो नहीं सकते, तो कॉमन सेंस यूज करके फिर आप उनको पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सारी किताबें बैठ के पढ़ें अभी, आपको बस सोचना है कि ये ऐसी किताब है, ठीक है, कि ये इधर उधर हिट हो सकती है। जैसे गुलाम खान ने अभी लिखा है इकोनॉमिक हिटमैन, इस किताब का पूरा नाम क्या है मुझे बताना जरा, तो पूरा नाम कुछ और है, ठीक है ना। दूसरी एक किताब है जो मैंने रिसेंटली ही पढ़ी थी, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली जो है ग्लोबलाइजेशन में अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है। जैसे हम पूरा एक हमने आर्ग्यूमेंट भी लिखा डॉलर के ऊपर।
ये है फरीद जकरिया की। और आप तीसरी इसमें लिख सकते हैं द ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स। ये पूरी किताब जो है ना ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स है ही इस पे कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से, मतलब जो इसने बताया कि हम ये करेंगे वो नहीं कर रही है, और लोग कैसे एक विशियस साइकिल में फंस गए। ये आई थिंक डैनी रॉड्रिक उनकी किताब है। फिर अब इसमें क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पूरी ट्रेड पॉलिसीज एक जर्नल्स आते हैं, वो आप लिख सकते हैं। और ओवरऑल आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको इसमें काम आएंगी। ये कुछ इसमें आप रेफरेंसेस जो है ना, हाँ, द न्यू कन्फ्यूजन ऑफ इन इकोनॉमिक हिटमैन, ये आप इसमें कुछ जो है ना किताब वगैरह मेंशन कर सकते हैं। तो मुझे बताएं, ऑल क्लियर या कोई सवाल है इसमें? बताएं। सर थर्ड हेडिंग समझ नहीं आई, आप प्लीज एग्जांपल देखें। थर्ड हेडिंग में आपको सिर्फ कॉजेज लिखने, इकोनॉमिक सोवेनिटी इल्यूजन में क्यों है, इसलिए है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग कंट्रीज के हाथ में नहीं है, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं है, जो मेन इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं वो कोई और हैं। तो ये आपको कॉजेज लिखने हैं। सर ये फिर मिक्सचर नहीं हो जाएगा एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंट? लेकिन इसमें पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है मायरा, मैंने आपको कहा ना इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है कि मिक्सचर हो जाएगा। आप इसमें सोचती रहे कि ये एक्सपोजिटरी भी है, आर्गुमेंटेटिव, ये आपको कैसे फायदा देगा? जी इमोशन आपने उसमें बताए हुए हैं, जैसे आपने हिंट दी हुई है। फॉर एग्जांपल आपने हम्म, अब कॉजेज सिर्फ ये नहीं होंगे ना, कहाँ गया ये, जैसे आपने पॉलिसी मेकिंग का आपने लिखा होगा, लेकिन और भी कॉजेज होंगे ना, कोई मुझे बताए दो तीन कॉजेज और क्या हो सकते हैं? सर बेसिकली अगर थीसिस एंटीथेसिस वाला मेथड इन दिस मेथड बोथ आर ओके, जी बिल्कुल आयशा। फिर कैन वी स्किप कॉजेज एंड डायरेक्टली राइट द वे फॉरवर्ड? अन हम बीच में कुछ दें, बीच में अगर मैं आपको थोड़ा एक और आइडिया दूं। मैंने एक किया था, एक मॉक में किया था, तो वो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि मैंने एक ऐसे में किया था, वो सर को बड़ा अच्छा लगा था। इसी तरह का कोई टॉपिक था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद है कि उसमें भी काउंटर पर्सपेक्टिव इस तरह की एक बात वगैरह थी। तो मैंने बीच में ना एक चीज डाल दी थी। अगर आपको कॉजेज वगैरह ये काउंटर पर्सपेक्टिव दोनों ही मजे के नहीं लग रहे हैं, तो आप इसमें एक और चीज ना ऐड कर सकते हैं। वो है ये कोई इस तरह की हेडिंग, द मिथ रियलिटी डिवाइड। मैं सोच रहा था आपको अभी ना बताऊं, लेकिन आप लोग जिद कर रहे हैं तो मैंने कहा चलो। अब ये प्रॉपर काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं है। द मिथ रियलिटी डिवाइड इकोनॉमिक सोवेनिटी इन a ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब ये बेसिकली एग्जैक्टली काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बेसिकली एक अ, जो रियलिटी है, जो मैंने अपनी सेकंड हेडिंग में बताया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक सोवेनिटी को इल्यूजन में रख रही है। मेरे हिसाब से ये रियलिटी है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या रियलिटी है कि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक सोवेनिटी को जो है इल्यूजन में रख रही है। तो इसके अपोजिट में मिथ क्या बनेगी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं इस वाली एक हेडिंग के नीचे बस एक ही पैराग्राफ लिखूंगा जिसमें मैं थोड़ा इंटरेस्टिंगली ये बात बताऊंगा कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं इकोनॉमिक सोवेनिटी है, लेकिन वो मिथ में रह रहे हैं, रियलिटी ऐसी नहीं है, ठीक है ना। उसमें भी मैं मतलब उनके स्टांस को ही बताकर
वहीं उसी पैराग्राफ के अंदर रिबटल दे दूं। अगर आप देखेंगे तो थर्ड हेडिंग जो है ना एग्जैक्ट काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं है इसमें, काउंटर थीसिस के साथ पर्सपेक्टिव के साथ फिर रियलिटी चेक भी है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है। ठीक है ना, तो ये भी आपके पास एक तरीका है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सिद्रा ये तो बिल्कुल नहीं, अब देखें ये कुछ सेंस बना रहा है। ठीक है, क्लियर अभी? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, मुझे सब लोग बताएं, ठीक है ना, कोई भी ऐसे चुप करके ना बैठा हो। सर मैं बस एक चीज पूछना चाह रही थी। जी जी पूछें। सर अगर कोई किसी को ऐसे थीसिस एंटाइथीसिस लिखना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और उनको पता है कि उनके पास पॉइंट्स हैं, वो पहले जैसे आपने बोला कि वो आपके पॉइंट्स है सेकंड हेडिंग और उसके बाद उसका काउंटर पर्सपेक्टिव के कुछ 5-6 हेडिंग या 4 हेडिंग्स देके वो उस तरीके से लिखना उनके लिए ज्यादा इजी है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनकी अब जैसे हम लोग ऐसे लिख चुके हैं तो हमारी आदत हो जाती है, बैठ जाती है हमारी आदत। तो इस बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अभी अगर हम कोई इस तरीके के स्टंट पुल करेंगे तो वो तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अगर कोई ऐसे है कि जो इनको कंफर्टेबल फुल लगता है करेंगे। वो ज्यादा। भाई देखें मैंने आपको क्या कितनी चॉइसेस दी हैं। मैंने आपको ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मैंने ये कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते। मैं तो आपको फुल ओपन रख रहा हूँ। जी जी, मैं मैं कोई बस यहाँ पे ये आपको, यही पूछना चाह हाँ रही थी कि यहाँ पे मतलब इट्स। बिल्कुल मैं आपको कोई मॉडल्स नहीं दे रहा कि ये मॉडल है अब यही बस है। मैंने जो स्ट्रांगली बताया कि ये हेडिंग्स मैंने कहा था इस तरह होनी चाहिए तो वो उसी तरह होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना मैंने आपको ओपन रखा है, थर्ड हेडिंग कितनी, 3 मैंने आपको तरीके बता दिए। अब आप काउंटर पर्सपेक्टिव में कंफर्टेबल हैं वो करें, कॉजेज में वो करें, मिथ रियलिटी में वो करें। ठीक है ना, कभी भी अगर आप अपने आप को एक फिक्स मॉडल में ढांचे में रख देंगे कि बस ये तरीका है तो फेल हैं आप। आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए। और ये भी आपका तरीका गलत है कि आपने उसमें कंफर्टेबल है, ये हर जगह नहीं होता है। काउंटर थीसिस में देखता हूँ लोग काउंटर पर्सपेक्टिव फजूल में घुसाते रहते हैं जहाँ कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब मैं कहता हूँ क्यों कर रहे हो, कैसे सर बस ये है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं कहा फेल हो जाओ फिर। तो वो हर एक टॉपिक की अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग नीड होती है, आपको वो देखनी है कि उसमें उसकी नीड क्या है, उस हिसाब से आपको चलना है। जी जी सर, बस मैं यही यही कंफर्म करना चाह रही थी कि जैसे आपने 3 अलग अलग वेज दिए ना, तो इसमें से जो भी हम लोगों को मतलब सही सूटेबल लगता है तो वी कैन ऑप्ट फॉर दैट। बस ये कंफर्म करना चाह रही थी मैं। बस ठीक है, गुड। चलें जी। इकरा अब आप इसको छोड़ दें थर्ड रेटिंग को, क्योंकि ये मैं अभी बताना भी नहीं चाहता था, ये आपको अभी समझ में भी नहीं आएगी। आप इसको छोड़ दें, आप सिंपल। चलें जी, हम अपने थर्ड टॉपिक पे जाते हैं। मैं इजी टॉपिक लूं, मुश्किल टॉपिक लूं, बताएं। मुश्किल मुश्किल इजी डिफिकल्ट, मुश्किल मुश्किल इजी डिफिकल्ट। चलें, मैं इससे आपको थोड़ा समझना चाहता हूँ कि आपको ये क्या लग रहा है। पिछला वाला मुश्किल था इजी था? मॉडरेट था? चलें, द वर्ल्ड इज एंटरिंग अ न्यू कोल्ड वॉर, मिथ आ रियलिटी? बताएं, इजी है डिफिकल्ट है ये? देखो मैं आप, इजी आयशा के लिए इजी है, ऑनेस्टली बताएं, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। मॉडरेट, चले मॉडरेट, इजी यूजर के लिए मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट। गुलाम शाह के लिए इट्स डिफिकल्ट। अवैस के लिए मॉडरेट नहीं है, मिद्रत है, मिद्रत। जिनका आईआर सब्जेक्ट है उनके लिए इजी है। इजी सर बट लिखने में मुश्किल, वेरी गुड, मायरा ने बिल्कुल ठीक कहा है।
बस ठीक ही है सना के लिए, ठीक, बस बस चल रहा है। इजी, वेरी 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 डिफिकल्ट ट्रेन के रहा है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है सही से समझते हैं, अदरवाइज ट्रिकी, डिफिकल्ट। चलें, मेजोरिटी कह रही है कि ये जो है इजी, ठीक है, तो इसको करते हैं। अब देखें ना, इस तरह करने से मैं आपको मंडे से 2-3 टॉपिक करवा दूंगा। अभी क्योंकि मैं फिलहाल मैंने रात को टेक्स्ट बनाया ना, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहे थे कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट टॉपिक बनाया था कि ओनली द, पता नहीं क्या था यार, मैं भूल ही गया। ओनली द टैक्सेस एंड डेथ आर सर्टेन इन दिस वर्ल्ड, पता नहीं क्या था यार, मुझे खुद समझ नहीं आता इसमें क्या लिखूं मैं। मैंने कहा इसको बस छोड़ देते हैं, मुझे ही नहीं आ रहा समझ के इस पे क्या लिख, आपको क्या बताऊंगा। द वर्ल्ड इज एंटरिंग अ न्यू वर्ल्ड, न्यू कोल्ड वॉर, मिथ और रियलिटी। चलें, बताएं किसके बीच में कोल्ड वॉर। अच्छा सर, ये अ, बोल के बताने से। वेरी वेरी गुड। यूएस, ये जिसने बीच में बोला उसकी आवाज इतनी कम आई कि समझ ही नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर बैठा हुआ है। सर अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ये जो टॉपिक है, द वर्ल्ड इज एंटरिंग अ न्यू कोल्ड वॉर, सर ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ना, न्यूक्लियर जो अभी तजर्बात हो रहे हैं दोबारा से, फिर जो मल्टीपोलराइजेशन बढ़ रही है, और उसके बाद जो न्यू सैंक्शंस लग रहे हैं, जिस तरह इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका लगा रहा है, टैरिफ्स लगाए, टैरिफ की पॉलिसी लेकर आया, उसके बाद जो है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के अंदर नया फ्रंट खुल रहा है, इनके न्यू न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो सर, इट कैन बी ए रियलिटी कोल्ड वार की, अगर इस इसमें देखा जाए, रशिया यूक्रेन वॉर अगर आप देखें, और आप अगर मिडिल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट देख लें, साउथ एशियन कन्फ्लिक्ट देख लें, फिर जो है अफ्रीकन ममालिक के अंदर भी जो है वो उसके ऊपर जो उनका सी है, उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट, सॉरी, जो रिवर है उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो सर ये हमें बताता है कि वर्ल्ड इज एंटरिंग इन द न्यू कोल्ड वार। और आपको ये वेरी 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 डिफिकल्ट लग रहा था। सर वो तो मैं वैसे, मतलब मुझे ट्रिकी लग रहा था ना। तो सर मैं ऐसे ही हूँ सर, मुझे सब आता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ नहीं नहीं क्या। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात। सर ये पॉइंट बन सकते हैं, ये पॉइंट बन सकते हैं सर वैसे। पूछ रहा है कि सर ये नहीं, आप गलत बोल रहे थे बिल्कुल, सही बता के कह रहे सर सर नहीं, ये सही बोला मैंने। अच्छा सर, चलिए बिल्कुल जैन ने सही बोला, वेरी गुड जैन, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सर। तो बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से लोग ये अटेम्प्ट ना करें, जिनको पता ही नहीं है यूएस और चाइना के बीच में क्या जंग छिड़ी हुई है, कुछ भी नहीं पता, बस आपने सरसरी ओवर, आपको पता है कि आप यूएस चाइना के बीच में कुछ है। तो यूएस चाइना जो है, वो चाइना कहता है कि मैं अब मैं हूं, अब तुम नहीं हो, ठीक है ना, अब सब कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में है, ठीक है ना। और चाइना, यूएस कहता है नहीं, ट्रम्प कहता है नहीं, मैं सब कुछ मैं हूँ। तो आपको जनरली पता है, मीम्स देख लिए ट्रम्प की, आपने 2-3 स्पीचेस फनी सी सुननी है, और पता है कि जीडीपी बस बढ़ रही है चाइना की, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कितनी बढ़ रही है, कब तक सरपास करेगी, यूएसए को, कर भी पाएगी या ना कर पाएगी, एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट्स के बीच में, मतलब अगर इस तरह की आपके पास नॉलेज है और आप फिर कह रहे हैं कि मुझे तो पता है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे इसको काफी कंज्यूम किया होगा इस चीज को, है ना, तो आप इसको ना करें। दूसरा, वो भी एस्पायरेंट ना करे जिसको कोल्ड वॉर का नहीं पता, जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। क्यों? क्योंकि टॉपिक क्या है, द वर्ल्ड इज इंटरिंग अ न्यू कोल्ड वॉर, मतलब एक ओल्ड कोल्ड वॉर भी थी, और वो जो ओल्ड कोल्ड वॉर थी, किस बेसिस के ऊपर थी। अब वो अगर, जो उनके बीच में कोल्ड वॉर थी, कौन से बेसिस थे, एक इकोनॉमिक गेन की वजह से, उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड था, उस वक्त जो थे अलायंसेस बहुत ज्यादा थे, ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, उस वक्त प्रॉक्सी वॉर्स बहुत ज्यादा होती थी, उस वक्त जो है वो, मतलब ये बॉम्ब्स वगैरह इतने जो है नहीं चलते थे उस वक्त, इकोनॉमिक बॉम्ब्स, इकोनॉमिक टूल्स वर द न्यू वेपन्स।
सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा जो सर, गुलाम शाह ने लिखा है कि एक्सक्यूज मी सर। आइडियोलॉजिकल, जैन चुप हो जाओ, ठीक है ना? आपको किसने क्या बोले? किसने आपको अभी मैंने कोई स्पेस दिया, कोई कहा कुछ? इस तरह अगर आपको चलना है तो सॉरी, कोई डिबेट नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है? आपने मुझे पे किया है कि आप हमें पढ़ाएं, या तो फिर कल से जो है ना, आवाज कट रही तो अब लिखें, ठीक है ना? जो गुलाम शाह ने लिखा है आइडियोलॉजिकली, जो उनके बीच में एक वॉर चल रही थी, जिस वो कैपिटलिज्म कम्युनिज्म वाली, जो मेजर एक वॉर थी कि कौन जो है किसका इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है चलेगा। अब वो आपने मैंने आपको मैदान सारा बता दिया कि मैदान किन चीजों के ऊपर खड़ा हुआ था। एक प्रॉक्सी वॉर्स, एक आइडियोलॉजी, एक इकोनॉमिक वेपन्स, एक अलायंसेस, एक उनके बीच में डोमिनेंस, ठीक है? और फिर बिल्कुल स्पेस रेस एक चल रही थी, ठीक है? अब आपको मतलब अगर वो कोल्ड वॉर पता है, ये टॉपिक मक्खन है। बस फिर आपको क्या करना है, वो दिमाग में सोचने है कि कौन कौन से उनके बीच में मेन प्लेग्राउंड थे जिसकी ऊपर वो खेल रहे थे, और वो देखने हैं कि अभी हो रहा है, इस तरह हो रहा है तो आपका एक आर्गुमेंट बन गया। बस वेरी सिंपल। फिर आप कहेंगे रियलिटी है, आपको लग रहा है नहीं हो रहा, वो जो ग्राउंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप ये करेंगे, वो आप देखेंगे कि वो उस वक्त जो थे, जो ग्राउंड्स बने हुए थे जिसके ऊपर ये वॉर हो रही थी, अगर वो है, ठीक है, तो फिर आप जो है, सॉरी, अगर वो नहीं है ग्राउंड्स, तो आप कहेंगे इट्स अ मिथ। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि ये रियलिटी है, ठीक है? अब यहां से एक और बात सुन लें, जिनके बीच में ओ आर आ जाए ना, ये साइन होती है आर्गुमेंटेड वैसे की, कि आप आपको वो दो चीजें बताए और पूछे ये या वो, तो फिर आप जो है बताएंगे एग्जैक्टली कि आइदर इट्स अ मिथ और इट्स अ रियलिटी। तो मुझे लग रहा है ये रियलिटी। तो मैं फॉर एग्जांपल सेकंड हेडिंग में लिखूंगा सिंपल, एक वही तरीका जो मैंने अभी बताया, द वर्ल्ड इज एंटरिंग ए न्यू कोल्ड वॉर, सिंपली लिख दिया अ रियलिटी, ठीक है? कि किस तरह से रियलिटी। अब मैं इसके आर्गुमेंट्स लिखता हूं कि कौन कौन से रियलिटी के आर्गुमेंट्स बन सकते हैं। आप मिथ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतने अच्छे आर्गुमेंट्स हैं, 2.1 में लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम थर्ड एडिटिंग बनाते हैं, ठीक है? पहले जो है जरूरी है इस वाले हेडिंग आउटलाइन में एक कोल्ड वार को समझना, और न्यू कोल्ड वार क्या है, तो हम ओल्ड कोल्ड वार किसको कह रहे हैं, तो एक जनरल ओवरव्यू इसमें बनता है, ठीक है? इसमें बिल्कुल बनता है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें अभी उजैर ने लास्ट वाले में पूछा कि हम डायरेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। अब पता नहीं, एक टॉपिक था शायद, उसने कहा डायरेक्ट हम ये ब्रेन ड्रेन शायद था, है ना? तो उसने कहा डायरेक्ट हम ब्रेन ड्रेन के कॉजेज पे जा, मैंने कहा हाँ जा सकते हैं। यहाँ पे जो है सेकेंड हेडिंग में दूं तो कुछ इस तरह दे सकता हूँ क्या? हम्म, एक इंटरेस्टिंग सी मैंने हेडिंग सी दे दी, इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग न्यू कोल्ड वॉर कंपेयरिंग क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी फीचर्स, जो अभी हमने बात की ना। प्लेग्राउंड लिख दें या फीचर्स लिख दें, जो आपको ठीक लगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें भले वर्ड। अभी आप न्यू और ओल्ड दोनों जो कोड वास हैं उनके बीच में कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो दोनों में सिमिलर हैं। तो अब आ जाए थर्ड रीडिंग पे, द वर्ल्ड इज एंटरिंग अ न्यू कोल्ड वॉर अ रियलिटी। तो हम लिखेंगे
यूएस चाइना rivalry has replaced the US USSR bipolarity. इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एग्जांपल क्या दे दिया, मिलिट्री बिल्डअप इन पैसिफिक। 2.2 में लिख दिया, ग्लोबल कंपटीशन फॉर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस mirrors the arms race। एग्जाम्पल में लिख दिया, रेस इन एआई सपोर्टेड टूल्स। और भी अभी इनका चिप्स के बीच में एक चल रही थी, सेमीकंडक्टर्स चिप्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। 2.3 में मैंने लिख दिया, अलायंसेस आर री इमर्जिंग फॉर्मिंग न्यू ब्लॉक्स। जैसे अब मेरे पास एग्जांपल हैं, नहीं आ रहे, मैं फिजूल में लिखूंगा नहीं। ऑकस क्वाड और एससीओ के अगेंस्ट में ब्रिक्स है ना। एससीओ जो है शंघाई कॉपरेशन, उसके अगेंस्ट में फिर वो उधर उन्हें ब्रिक्स बना दिया है। नहीं, एससीओ ब्रिक्स नहीं है, एस ब्रिक्स एंड एससीओ वर्सेस क्वाड एंड ब्रिक्स, ब्राजील रशिया, हाँ सॉरी। अच्छा, ओकस एंड क्वाड आर सेम, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी। चलें फिर, ये दोनों सिमिलर है ना, इसको अब यहाँ ऐसे कर दें, वर्सेस ओकस क्वाड वर्सेस एससीओ ब्रिक्स। सही है अभी? अभी ठीक है गुलाम शाह? ठीक हो गया। उसके बाद प्रॉक्सी वाला, प्रॉक्सी वॉर्स रिफ्लेक्ट ग्रेट पावर कन्फ्रंटेशन। कहाँ कहाँ प्रॉक्सी वार हो रहा है? एक तो यूक्रेन में, एक तो ताइवान में। पाक इंडिया में कैसे हो रहा है उधर प्रॉक्सी वार? पाक इंडिया में कहाँ पे हो रहा है? चाइना और यूएसए के बीच में ना। पाकिस्तान में ट्रेड वॉर, पाक इंडिया के परस्पेक्टिव से ट्रेड हम दे सकते हैं। प्रॉक्सी, जहाँ पे प्रॉक्सी वार बेसिकली उसका जो मेजर मकसद ये होता है कि जैसे अब देखें, ताइवान जो है वो चाइना के तहत हमारा है ना, तो वहाँ पे यूएसए जो है ऐसी एक्शंस करवाना कि वो चाइना के खिलाफ हो जाए। रेड सी, आपके पास है रेड सी टेंशन। जैसे यूएस और यूएसएसआर में वो क्यूबा वाला इंसिडेंट हुआ था। और हम 2.5 में लिखते हैं, आइडियोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजिकल डिवाइड persists in न्यू फॉर्म। उस वक्त क्या था, जो है कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। अभी क्या चल रहा है, कौन बताएगा? एग्जाम्पल ही लिखते हैं,
क्यूबन क्राइसिस रेजोनेटिंग इन कन्फ्यूशियस और वर्सेस कैपिटलिज्म। और कोई अच्छे वर्ड्स लेके आए? एक लिखता हूँ बोला। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म में कौन है और ग्लोबलाइजेशन में कौन है? फ्री ट्रेड वर्सेस फेयर ट्रेड, ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, लेकिन कौन है फेयर ट्रेड में, फ्री ट्रेड में? डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म। डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेक्शनिज्म में है तो चाइना के ग्लोबलाइजेशन में चाइना ने कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपने देखें ग्लोबलाइजेशन लिखा था, फ्री ट्रेड नहीं लिखा था। यूएस लिबरल ऑर्डर वर्सेस, ये तो इस बात से तो अग्री करते हैं ना कि चाइना में अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म है, मानते हैं इस बात को ना? हाँ, स्टेट लेड कैपिटलिज्म, वेरी गुड, ये भी ईमान का भी अच्छा है कि ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ, ये आइडियोलॉजी नहीं है ना। हम क्या बात, हेडिंग क्या है? देखें, आइडियोलॉजिकल डिवाइड। तो अब अगर इसको थोड़ा और कहते हैं, यूएस लिबरल कैपिटलिज्म वर्सेस चाइना अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म, अभी ठीक है? आइडियोलॉजी ना इसका, क्या है? लिबरल कैपिटलिज्म है, मतलब जो एमएनसीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने हिसाब से पॉलिसी सब कुछ ये वो कर सकती हैं, इसमें नहीं कर सकती। ये चाहता है कि स्टेट के पास कंट्रोल हो हर एक चीज का, वो जब अप्रूव करे फिर ही वो चीज हो, ठीक है ना? तो ये एक किस्म की दो आइडियोलॉजीज हैं, दोनों में कैपिटलिज्म है, लेकिन एक में लिबरल है, फ्री है, एक में। तो अब चाइना चाहता है कि ये फ्री जो हर जगह इस तरह हो, कंट्रोल हो। वो यूएसए जो है वो कहता है फ्री मार्केट, हर चीज लिबरल। आइडियोलॉजिकली डिवाइड परसिस्ट न्यू फॉर्म। ठीक है, अब बताएं कि किस में एम्बिगिटी है, बताएं गुलाम शाह। ठीक है, एक मिनट। अभी है, अभी है एम्बिगिटी। हाँ सर, जैसे आपने कहा ना कि वो लिबरल पॉलिसीज हैं उनकी, इकोनॉमिक, और चाइना की कंट्रोल्ड है। मैंने जैसे, आपसे क्या पूछा, अभी है? यस सर है। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो कैसे है? मैंने तो सिर्फ लिखा है आइडियोलॉजिकल डिवाइड पर न्यू फॉर्म। मैंने तो अभी, अब आप समझे, मैंने लिखा ही नहीं है कुछ, तो अभी है एम्बिगिटी, सर अभी है। अब वो क्रिएट हो गई ना, इस वजह से है सर। नहीं, अभी आप ऐसे लिख रहे हैं, अब अभी है। नहीं सर, अब नहीं है। हेडिंग ही जब नहीं है, वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन एक मैं यहाँ पे पॉइंट कर बनाना चाहता हूँ, मुझे बताएं। जब हेडिंग ही नहीं है, अभी है एम्बिगिटी। नहीं सर, नहीं है। ऐसे में भी यही करना है। जब आप अपनी आउटलाइन बनाएं, ठीक है, उस वक्त आपको खुद ही कुछ समझ नहीं आया होगा कभी कभी, कि आपने कुछ लिख दिया रफ में ये वो, पर आप खुद क्लियर नहीं है या बड़ी जनरल बातें हैं, तो उसका आसान तरीका होता है कि उसको फजूल में जस्टिफाई करते रहें ऐसे 3 घंटे के अंदर, इसको आप लिखे ही नहीं। वो आपको लगता है उसके बिना आपका अगर काम हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको फिर लिखे ही नहीं। या तो आप रिस्क लेना चाहते हैं कि ठीक है मैं लिख देता हूँ,
कुछ ना कुछ घुमा फिरा के, मतलब इस वाली बात को ज्यादा लंबा करके मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, फिर आप लिख दें। समझ गए ये वाली पॉइंट सब लोग? कि जब आप ऐसे करें, ऐसे लिखें, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, तो दो तरीके हैं, या तो आप छोड़ दें, या तो फिर उसको इतना घुमा फिरा के लिखें, मतलब वो भी लिखें ये भी लिखें कि एग्जामिनर के कहीं कहीं ये इसने सही बात की है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक और अच्छी हेडिंग है, मैं वो लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि इकोनॉमिक टूल्स आर नाउ वेपन्स। वेपन्स, ठीक है। अभी मैं आपको वो आइडियोलॉजी वाली एक बात समझाता हूँ। पाकिस्तान की क्या आइडियोलॉजी है, कोई बताएगा? एनीवन? मोहसिन गिरा इस्लामिक। ठीक है, पाकिस्तान सेमी कैपिटलिस्ट, हम इस वाली जहन में जो बात की वो वाली बात कर रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। वी आर ए डिफरेंट नेशन, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चलें, पाकिस्तान में देखें, आप लोग की 7-8 लोगों ने जवाब दिया, सब मुख्तलिफ। नहीं पता ना क्या है आइडियोलॉजी हमारी। और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का जाके हिस्सा बनना है आप लोगों ने। यूएस की क्या आइडियोलॉजी है? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मुझे बताएं। कैपिटलिज्म, ठीक है। क्या हम लिबरल कैपिटलिज्म लिख सकते हैं गुलाम शाह, यूएस की आइडियोलॉजी को, या नहीं लिख सकते? अग्री करते हैं सब लोग कि यूएस की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी लिबरल कैपिटलिज्म है? लिख सकते हैं, ठीक है। चाइना जो है, क्या उसमें कैपिटलिज्म है? ठीक है, गुलाम शाह मान रहे हो ना, है। तो क्या कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है या फ्री कैपिटलिज्म है? कंट्रोल्ड, ठीक है। लिबरल का अपोजिट क्या हो गया? कंट्रोल्ड। और आप मान रहे हो कि वहां पे कैपिटलिज्म है। कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टेट। मतलब अथॉरिटी जो है स्टेट के पास है, तो हम ये लिख दें अगर स्टेट कैपिटलिज्म, ठीक है। या अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म, तो गलत तो नहीं होगा ना? अब हम बात कर रहे थे आइडियोलॉजी की, है ना, कि आइडियोलॉजी क्या है। और कोल्ड वॉर के जो ग्राउंड्स हैं यूएस और यूएसएसआर के, वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बेस पे थे। अब कैपिटलिज्म फ्री मार्केट, फ्री लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, सब कुछ भाई हो, इकोनॉमी के साथ साथ और भी उसके काफी एजेंडाज थे। और कम्युनिज्म जो है ना, वो इकोनॉमी के साथ साथ हर एक चीज प्रीच करता था, ठीक है ना, वो उसकी आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी जरूरी नहीं है। जैसे फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म भी एक आइडियोलॉजी। अब देखें, फेमिनिज्म का जो असल काम था औरतों को हक दिलाना, आप अभी देखें कितना वाइड हो गया है। लेबर्स को भी हक दिलाएंगे, एलजीबीटीवी को भी हम हक दिलाएंगे, सबको हम हक दिलाएंगे। जो फेमिनिज्म का ओरिजिनल स्कोप था, कितना बढ़ा दिया उसने, आइडियोलॉजी में वेरिएशन आ गई, चेंज आ गई।
तो जरूरी नहीं है आइडियोलॉजी यूएस और चाइना की हम बात करें तो बिल्कुल टो टू टो उनकी हर एक पॉइंट मेज करें। हम अगर सिर्फ इकोनॉमी एक पैराग्राफ लिखेंगे सिर्फ आइडियोलॉजी पे, हम एक ही पैराग्राफ लिखेंगे ना कि दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर है, ठीक है ना, तो हम एक पैरा लिखेंगे तो हम दोनों को इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से लिख देते हैं। उसमें लिबरल कैपिटलिज्म है, यूएस कहता है कि भाई यू आर फ्री सब कुछ, अब कोई हम अपने हाथों में इतना कंट्रोल नहीं रखते हैं। और चाइना जो है अपने हाथ में कंट्रोल रखता है, ठीक है ना, कैपिटलिज्म वहां भी है। वहाँ चाइना की फॉरेन जो आप उसकी डेलीगेशंस देखें तो फॉरेन डेलीगेशंस में वो भर भर के मिनिस्टर्स नहीं लेके जाते, वो अपने साथ एंटरप्रेन्योर्स, अपने साथ जो उनके मुल्क के वो लोग जो इकोनॉमिक मास्टर्स हैं उनको लेके जाते हैं कि वो जहां भी जाएं वहां पे कोई ना कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करके दें। कंट्रोल पर होता है, वो कैपिटलिस्ट को अपने साथ लेके जाता है। जो थोड़ा बहुत अभी इसने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्राई भी किया था, एलोन मस्क हो गया, अपने साथ इनको रखना कि हम इनको इनके साथ साथ चलें, वो एक उन्होंने ट्राई किया था, पर क्योंकि अथॉरिटी नहीं है ना वहाँ पे यूएसए में, वो अथॉरिटेटिव नहीं है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ था बिटवीन एलन और डोनाल्ड ट्रंप। अगर यही एलन चाइना में होता तो चाइना उसे कहता ये करो, पार्टनरशिप नहीं होती, वो उसको कहता कि ये करो मेरे साथ आके, ये पार्टनरशिप मेरे साथ खड़े हो जाओ यहाँ पे, वो फिर उसको वहां पे ये कहता। तो चाइना में इस तरह से है, यूएस में लिबरल कैपिटलिज्म है। जी बिल्कुल लिख सकते हैं गुलाम जी, समझ गए अभी एवरीवन, अभी क्लियर हो गया। ठीक है सब लोग, अब फोर्थ हेडिंग अगर मैं इसकी बनाऊं तो मैं इसकी ये बनाऊंगा, consequences of this new cold war on current वर्ल्ड ऑर्डर। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लिखते जाएं बताते जाएं मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हाँ आप फायदा उसको एज रेफरेंस के तौर पे लिख सकती हैं। वेरी गुड। इंक्रीज इन डी डॉलराइजेशन, राइज इन रीजनल एंड स्टेबिलिटी। जो ग्लोबल साउथ और नॉर्थ था ना, वो इसमें आप लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इन टू पार्ट्स। ईमान, देखिए कितनी आपने गलत कॉन्सिक्वेंस दिया, इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स लाइक चाइना, पूरी हेडिंग हम चाइना और यूएस की कोल्ड वॉर पे लिख रहे हैं और कॉन्सिक्वेंस में आप लिख रहे हैं कि अभी ये इमर्ज हो रहा है। देखिए कितना गलत आपने लिखा है। थोड़ा देखे ना ऊपर, हमने सारी बात ही यही की है कि भाई वो अब टो टू टो चल रहा है विद यूएसए। हाँ ये अच्छा है, रिसर्जेंस ऑफ, तो मजीद इमर्ज हो रहा है। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है कि चाइना और पाकिस्तान और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर हो रही है, उसकी वजह से मजीद यूएस जो चाइना है वो इमर्ज हो रहा है, और यूएस मजीद जो है अपना पावर बढ़ा रहा है, फिर उसके रिजल्टेंटली चाइना और मजीद अपना पावर बढ़ा रहा है। बस ये कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के बीच में आपने लिख दिए। देखें इस तरह ना करें ना, अपने सारे सेंसेस खोल दें। ये सर्दी वर्दी जो दिमाग पे चढ़ी हुई है, अदरक की ग्रीन टी पी के चाय में अदरक डाल के मेरी क्लास लिया करें।
रेस ऑफ एनर्जी रिसोर्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है ना, समझ गए ना कि क्या है। ट्रेड वॉर डैमेजिंग नेटो एक्सपेंशनिज्म। फिफ्थ हेडिंग बताइए, हम क्या दें एवरीवन, क्या होनी चाहिए आइडियली फिफ्थ हेडिंग। कंक्लूजन, कोई और बताए, कोई अच्छी हेडिंग बताए। अगर ये मिथ में लिखता ना, वो मैं कॉन्सिक्वेंसेस से पहले लिखता। इसराइल वर्सेस फलस्तीन में यहाँ पे लिखता। वाह 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 वाह। सजेशन अंबर किस चीज की देंगे, बताएं यहाँ पे किस चीज के हम सजेशन दें। Way for to maintain peace during new, very good मोहसिन अब्बास, to maintain peace and stability। ठीक हो गया, समझ गए हो आप लोग। अब फिफ्थ हेडिंग में मैं आपको एक बेहतरीन हेडिंग बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना, जहां पे मतलब अब हमने कॉन्सिक्वेंसेस दे दिए। अब मैं फिफ्थ हेडिंग में या तो मैं सोल्यूशन लिखूं या तो मैं कंक्लूड कर दूं। मैं अगर इस तरह कर दूं, ये मेरी हमेशा इससे में आदत होती थी कि कंक्लूजन से पहले जो मुझे हेडिंग देनी है ना, वो सोच समझ के सही से देनी है। Why the new Cold War narrative remains imperfect। ठीक है, अब ये काउंटर पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे वर्ड्स के साथ कोटेड है। या तो सिंपली नहीं समझ आ रहा, खत्म करें इसको, लिख दें। ways for countries to maintain peace during this new Cold War। आप जो है तकरीबन मिनिमम 3 सॉल्यूशंस दे दें। क्या समझ नहीं आ रहा फायदा, वो मुझे बताएं। आप जो है फायदा, देखिए इस चीज से बचें, आईआर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से। इम्परफेक्ट वाली हेडिंग समझ नहीं आई, समझे है ही नहीं, बस खत्म। ये समझ में आ गया, वेज फॉर कंट्रीज टू मेंटेन पीस ड्यूरिंग द देयर न्यू कोल्ड वॉर, ये समझ में आ गया। जी बिल्कुल रबी, ऐसे ये आपको फायदा बस समझ आ गया ना, फॉर कंट्रीज टू मेंटेन पीस ड्यूरिंग दिस न्यू कोल्ड वॉर। अभी जो चीज ज्यादा समझ नहीं आ रही है ना, जोर ना रहे, ठीक है। अभी हम 50 टॉपिक करेंगे, अल्टीमेटली आप सब लोग इक्वल पेस पे आ जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है ना, ये आपको अभी समझ नहीं आ रही, ये आपको आ जाएगी 50th टॉपिक तक।
ठीक है, हम ये करते रहेंगे इस तरह से। इसलिए मैं आपको ना दो दो ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अब जिसको ये समझ में आ गई है गुड टू गो, नहीं आई है फिर अभी जो ना लगाए, अभी आप फिर बेस हो दोनों, ठीक है। हाँ, सेकंड हेडिंग विल बी वन पैराग्राफ, बिल्कुल। आ जाएगी, आराम आराम से सब कुछ आ जाएगा। अभी जो मेरा मेजर फोकस फोकस है ना शुरू के 10 टॉपिक्स पे, वो है आपकी मेजर हेडिंग पे, कि उसकी आपको आर्ग्यूमेंट्स किस तरह लिखने हैं। ये तो आपको समझ में आ रहे हैं ना, जो हम हर एक जैसे उस टॉपिक में हमने किया था अपना, अ, ये वाली जो है इकोनॉमिक में सेकंड हेडिंग थी, और इस वाली में जो है हमने ये की थी थर्ड हेडिंग। ये तो आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। फिलहाल 10 टॉपिक्स तक आप इन पे ज्यादा फोकस करें, किस तरह हेडिंग्स देनी है, सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। जी ईमान बोले। थैंक यू अंबर, बस मेरा कोशिश ये है कि आप सब लोग ना पास हो जाए, ठीक है। और आप हो जाएंगे, आप लिखें, प्रैक्टिस करें, और ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ इस पे अमल करते जाएं। ठीक है ईमान, राइटिंग तो मेरी अब चेंज नहीं हो सकती, तो आपको रिपीट पे रिकॉर्डिंग बार बार देखनी पड़ेगी समझने के लिए। और मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो आप वर्ड्स मेरे सुने, फिर आप ये रिकॉर्डिंग सुने। और समझ तो आ रही है, इतनी भी बुरी नहीं है बुरी, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि जमाना इसको कबूल ना करे। ठीक है एवरीवन, इसमें अगर मैं आपको कोई किताब बताऊं ना कि कौन सी आप किताब लिख सकते हैं, तो हेनरी किसिंगर आपने सुना होगा, उसकी एक किताब है। ये औरत है मर्द है, हेनरी, ऑन चाइना एंड वर्ल्ड ऑर्डर। ये पूरी है ही इस चीज पे, ठीक है ना। अब आप थोड़ा इसका ना क्रक्स पढ़ लीजिएगा, ऑन चाइना एंड वर्ल्ड ऑर्डर। ये मर्द, ये NAN क्या है, नान है वो, अच्छा। नान है। ये आपने कभी किताब सुनी है? ये मैंने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन ये मैंने इसका अपनी अकेडमी पे ना इसका एक छोटा सा रिव्यू पढ़ा था, किसी ने लिखा था, डिस्टाइंड फॉर वॉर, ग्राहम एलिसन की है। हाँ, ये मुझे पढ़नी है, मेरी TBR में है, लेकिन ये भी इसी चीज पे है। एक और जो है ना, आपको मैं रिपोर्ट दे देता हूँ, वो आप जरूर, ये RAND, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये जो मैं अब किताबें और ये रेफरेंसेस दे रहा हूँ, उनको लाइट मत लीजिएगा, ठीक है। ये आपको आउटशाइन करेंगी, इनको थोड़ा स्टडी करके, स्मार्ट मटेरियल। क्या है RAND का फुल फॉर्म? किसी को नहीं पता RAND? ईमान, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एमन? ठीक है, तो ये इस RAND कॉरपोरेशन कोल्ड वॉर 2.0 रिपोर्ट्स, ये आप गूगल कर लें, आपके पास आ जाएंगी। इनमें से दो तीन बस पॉइंट्स निकाल लें, ये आपको टॉपिक अगर IR है उसमें भी काम आएगा, ऐसे में भी काम आएगा,
वर्ल्ड ऑर्डर का टॉपिक आ गया, उसमें काम आएगा। ग्लोबलाइजेशन में ये टॉपिक आपको काम आएगा। ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में काम आएगा। करंट अफेयर्स में काम आएगा। पाकिस्तान अफेयर्स में भी काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। चाइना, यूएस और चाइना की जो एक कोल्ड वॉर है। गुड सकलेन। ठीक है एवरीवन, तो आज हमने दो टॉपिक्स किए, आपकी एक आउटलाइन चेक की। मजा आ रहा है? सच बताएं मुझे। मोहसिन, बहुत मजा आ रहा है। ये मोहसिन, मोहसिन एजी साहब वाले मोहसिन हो? ये सर, राबिया को भी आ रहा है। वो सर, टेंशन बढ़ गई है मायरा। टेंशन आप कब अटेम्प्ट दे रही है बताएं? जी उजैर, पूछें पूछें। वालेकुम सर। सर ये जो वाह। सेकंड हेडिंग है सर, उसमें हाँ सर हाँ एक पैराग्राफ लिखेंगे हम। हाँ, अंडरस्टैंडिंग द न्यू कोल्ड वॉर, कंपेयरिंग क्लासिकल एंड कंटेम्परेरी फीचर्स, लिख सकते हैं इसके अंडर में एक और भी। फिर उसको दे दीजिएगा, मतलब सब हेडिंग भी फिर यहाँ लिख दीजिएगा। मैं होता तो मैं एक ही लिखता। मतलब मैं सिंपली बताता दो शुरू के सेंटेंसेस में कि न्यू कोल्ड वॉर है क्या। ठीक है, दो तीन से मतलब मैक्सिमम तीन सेंटेंसेस तक मैं न्यू कोल्ड वॉर को डिफाइन करता। फिर उसके बाद जो तीन चार सेंटेंस होते हैं मैं कंपेयर करता। क्या कंपेयर करता? यही जो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर कंपैरिजन, जो है अलायंसेस के ऊपर, प्रॉक्सी वार्स के, ये फिर तीन चार सेंटेंसेस में मैंने लिखकर फिर मैं आ जाता थर्ड हेडिंग पे। जी सर, वही जी सर, यार जी साहब को फिर कहा करो कि सर अल्ताफ शाह, तो मैं कहता हूँ कि आप इसको अपने बात जी इसको बना दें। मजा सीएसएस कर क्लियर करने के बाद आएगा, अभी बस ऐसे का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। चलो अच्छी बात है। ये सर बस थोड़ी कंफ्यूजन भी हो रही है। इकरा, कंफ्यूजन किस चीज की हो रही है? टॉपिक्स हम थोड़े मुश्किल से कर रहे हैं, या आपको थोड़ा मैं मंडे को दो तीन लाइट टॉपिक्स करवाऊं? राबिया, मैंने आपको कहाँ डांटा है यार? कहाँ डांटा है? मैं, मेरा तो डांटना आपने देखा नहीं है। टॉपिक्स चले मंडे से थोड़े ना हम थोड़े लाइट से टॉपिक करते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स करवाएं इंटरेस्टिंग वाले। जी जी, मेजरली हम ऐसे करेंगे मंडे को ना। फिर ऐसे टॉपिक्स कराता हूँ, इतने लाइट आप खुद कहेंगे सर ये क्या आप लेके आ गए। इसलिए हमने आपको इतने पैसे दिए थे। सर लिटरेचर, जी बिल्कुल आशा, सब करेंगे। 50 टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा है। कल रात तो दो तीन ऐसे टॉपिक्स मिले हैं जो मुझे खुद नहीं आ रहे थे कि इनमें क्या होगा। देखिए गुस्सा, ईमान जो है उसको हमने कह दिया कि आपने ये क्या लिखा है, ईमान ने तो दिल पे ले लिया। यार दिलेर बने। तो यहाँ पे अगर आपको मैं ठीक करूंगा तो एग्जाम में आप दुआएं देंगे मुझे। सर ऐसे ही हमारे इंग्लिश पैसे के तो ये आर्गुमेंट्स पढ़ के सुन के जो थोड़ी बहुत मोटे हो रहे हैं यार। देखें चलें, एक आपको सारी थिंग्स असाइड, ये मैं जो लिख रहा हूँ यही आप अगर लिखते जाएं, आपके पास कितने अच्छे नोट्स बन जाएंगे। देखें, अंबर से कुछ सीखें। अंबर सरिया से कुछ सीखें।